स्वागत है आप लोगों का ए फॉर ऑडिट में। पूरा ऑडियो ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एसए 265 रिवाइज करा दूंगा। किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो प्लीज़ 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है तो। ओके। और साथ साथ में ed91.org विजिट कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस ऑडियो रिवीजन के अंदर। हम लोग बात कर रहे हैं एसए 265 के लिए। सीए इंटर सीए फाइनल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ऑब्वियसली टॉपिक्स कुछ थोड़े से डिफर कर सकते हैं, तो आप लोग आईसीआई के स्टडी मटेरियल को एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा। राइट, चलिए। तो ऐसे 265 डील किससे करता है? कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। बेसिकली 265 जो है वो ऑडिटर को गाइडलाइन देता है कि भाई आपने जो डेफिशिएंसीज आपको मिली है इंटरनल कंट्रोल में, वो आपने कैसे कम्युनिकेट करनी है टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को। ओके। थोड़ा सा इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल जो है वो बनाया जाता है टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट के द्वारा। इंटरनल कंट्रोल का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमारे पास ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस होते हैं उनकी असर्शंस पे। राइट। इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है ऐसे 315 में। ऑडिटर जो है इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करने का डिसीजन भी कर सकता है, तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेगा एज पर एसए 330। ओके। नाउ ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को कब कब टेस्ट करता है? जब ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई कर रहा हो, नंबर 1। नंबर 2, जब ऑडिटर जो है ये मान ले कि भाई इतनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है कि सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर से वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाएगा। एंड ऑब्वियसली जब रिक्वायर्ड बाय लॉ हो कि आपने इंटरनल कंट्रोल पे जो है वो ओपिनियन देना है। इंटरनल कंट्रोल बहुत प्रकार का हो सकता है, स्टाफ की ट्रेनिंग से रिलेटेड, राइट, स्टाफ ने आईडी कार्ड पहना है कि नहीं पहना है इससे रिलेटेड। लेकिन हम लोग सिर्फ उसी आईसी से डील करते हैं एज ऑडिटर, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे आ रहा होता है। ओके। चलिए। नाउ इंटरनल कंट्रोल की अपनी खुद की इनहेरेंट लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि कॉल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज। और इंटरनल कंट्रोल के 5 एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम लोग क्राइम बोल के याद कर लेते हैं, जिसमें आता है कंट्रोल एक्टिविटीज, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ द एंटिटी, देन आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन आता है हमारे पास मॉनिटरिंग, एंड फाइनली आता है कंट्रोल एनवायरमेंट। ओके। ये सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ज़रूरी है इंटरनल कंट्रोल की। इससे पहले मैं ऐसे 265 की आप लोगों को रिवीजन शुरू करवाऊँ। चलिए। तो ऐसे 265 में सबसे पहले ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग समझते हैं। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आपने एप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट करनी है डेफिशिएंसीज जो आपको मिली इंटरनल कंट्रोल में, जो आपने ड्यूरिंग द ऑडिट आइडेंटिफाई करी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज पर्टिकुलरली नहीं ढूंढ रहे हैं, वो तो आपको ड्यूरिंग द ऑडिट जो मिली है वो आपने कम्युनिकेट करी है। नाउ अब बात करते हैं कि डेफिशिएंसी होती क्या है। देखिए, इंटरनल कंट्रोल का काम क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल का काम बेसिकली ये होता है कि वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करे मटेरियल मिसस्टेटमेंट को इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, अगर हो तो वो डिटेक्ट हो जाए और करेक्ट कर ली जाए। ये काम होता है आईसी का। तो अगर कोई कंट्रोल डिजाइंड है, राइट, एंड डिजाइंड है लेकिन प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड और ऑपरेटेड नहीं है, यानी कि डिज़ाइन तो उसे आपने बहुत अच्छे से किया, आपने पहले तो इंटरनल कंट्रोल के एग्जांपल आपको दे दूं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, रिकंसिलेशन, ऑथराइजेशन, अप्रूवल, एटसेट्रा। नाउ अगर कोई इंटरनल कंट्रोल डिजाइंड है लेकिन प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड और ऑपरेटेड नहीं है, प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड और ऑपरेटेड नहीं है का मतलब यानी इट इज नॉट एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके। या फिर कोई कंट्रोल जो जरूरी था, मान लीजिए कहीं पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी रिक्वायर्ड थी लेकिन वहां पे नहीं है, तो ये दोनों ही चीज़ें क्या बन जाती हैं? डेफिशिएंसी। मैं एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूँ। कंट्रोल इज डिजाइन बट नॉट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड और ऑपरेटेड, राइट। या फिर हो सकता है उसके डिजाइन में भी फ्लॉ हो। इन शॉर्ट, इंटरनल कंट्रोल है लेकिन भाई वो प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं कर पा रहा मल्टीपल स्टेटमेंट को। या फिर सेकंड डेफिनेशन क्या है, सेकंड पार्ट क्या है डेफिनेशन का, कि कंट्रोल जो है वो मिसिंग है। ओके। नाउ गाइज, एक बात ध्यान रखिए, ये सब रिवीजन ऑडियोज हैं, इसको आप रेगुलर स्टडी का सब्स्टिट्यूट ना माने, है ना। आप लोगों को रेगुलरली बहुत अच्छे से खुद से पढ़ाई भी करनी है। क्लासेस के लिए ed91.org विजिट कर सकते हैं। सी एंटर, सी फाइनल ऑडिट दोनों पढ़ाता हूँ मैं। आ जाओ जी। नाउ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी वो डेफिशिएंसी है विच इज सफिशिएंट, जिसकी सफिशिएंट इंपॉर्टेंस है टू मेरिट, यानी टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। नाउ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? एक्चुअल मिसस्टेटमेंट है तो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। और याद रखिए, दो चीज़ें और हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है नहीं, ये डिसाइड करते समय लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस, उसके होने के चांसेस क्या है, एंड पोटेंशियल मैग्नीट्यूड, उसका इंपैक्ट क्या आएगा। सो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इज द डेफिशिएंसी ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस दैट मेरिट, दैट इज अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द टीसीडब्ल्यूजी। ओके। नाउ इट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल मिसस्टेटमेंट एंड
लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस होने के चांसेस एंड पोटेंशियल मैग्नीट्यूड ऑफ मिसस्टेटमेंट, इम्पैक्ट क्या होने वाला है। ओके, एंड याद रखिएगा कि अगर कोई मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं भी हुई है ड्यूरिंग द ऑडिट तो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी एग्जिस्ट कर सकती है। उल्टा सोचिए, क्या आप ये बोल सकते हैं कि कोई मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं हुई तो भाई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है ही नहीं? आंसर इज नो, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। वो क्या है? matters that auditor should consider in determining that whether a deficiency is a significant deficiency. Let me repeat the topic again. Matters, वो मुद्दे जो ऑडिटर को कंसिडर करने चाहिए डिटरमाइन करने के लिए जो डेफिशिएंसी है वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं, राइट? तो इसको आप लोग कैसे समझेंगे? एनी डेफिशिएंसी विच इज लीडिंग टू मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। ये एक तरीके से एक मैटर है जो मैं कंसिडर करूंगा डिसाइड कर समय कि जो डेफिशिएंसी है वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं। अच्छा, एक बात सुनिए, अब मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है हमने बेसिक्स में रिवाइज कर रखा है। मटीरियल क्या होता है, मिसस्टेटमेंट क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। मटीरियल जो जजमेंट ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डाल पाए, उसे इन्फ्लुएंस कर पाए, राइट? इन्फ्लुएंस कर पाए। अच्छा, मिसस्टेटमेंट डिफरेंस बिटवीन दी रिपोर्टेड amount classification presentation and disclosure and required amount classification presentation disclosure reported in the financial statement required as per the applicable financial reporting framework. अच्छा, तो ऐसी डेफिशिएंसी जिसकी वजह से मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो रही हो वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। ऐसी डेफिशिएंसी विच इज लीडिंग टू लॉस और फ्रॉड, विच इज लीडिंग टू लॉस और फ्रॉड। लॉस और फ्रॉड मतलब जो एसेट के लॉस की तरफ इशारा कर रही हो, किसी फ्रॉड की तरफ इशारा कर रही हो। नाउ फ्रॉड इज इंटेंशनल, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल collusion among employees, तो this is a significant deficiency. Complexity in estimates, ऐसी डेफिशिएंसी जिसकी वजह से एस्टिमेट्स में दिक्कत आ रही हो, राइट? एस्टिमेट्स फेयर वैल्यू निकालने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो वो डेफिशिएंसी भी एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। 3 ऐसे याद कर लीजिए, मटीरियल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन एस्टिमेट्स। नाउ उसके बाद ऐसी डेफिशिएंसी जिसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक सब्सटैंशियल अमाउंट्स पे आ रहा हो, अमाउंट याद रखिए। फिर वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, ये थोड़ा सा रिपीटेटिव लग सकता है आपको एंड कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ऐसे ही सुनेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी से क्या मतलब है कि भाई जो अफेक्टेड अकाउंट है, जिनकी वजह से जिन अकाउंट्स में डेफिशिएंसी की वजह से इम्पैक्ट आया है उसमें कितनी ट्रांजैक्शंस हैं, वहाँ पे आपको वॉल्यूम देखनी है। ओके, देन इसके बाद एक पॉइंट आता है हमारे पास, कौन सा? कॉज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शन। कॉज क्या था, अगर एरर था या फ्रॉड था उसके ऊपर डिपेंड करेगा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कि नहीं। फ्रीक्वेंसी क्या है, अकरेंस रेट क्या है, राइट? कितनी ज़्यादा गलतियां हुई हैं एक पर्टिकुलर डेफिशिएंसी की वजह से। एंड डेफिशिएंसी इंटरैक्शन मतलब कैसे डेफिशिएंसी आपस में इंटरैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, सेल वैल्यू गलत रिकॉर्ड होने से कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है, आपके इन्वेंटरी पे इम्पैक्ट आ सकता है, डेटर पे इम्पैक्ट आ सकता है, तो वो इंटरैक्ट कैसे कर रही हैं डेफिशिएंसीज आपस में। चलिए, तो ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक था जो बच्चे इग्नोर करते हैं, बट मैंने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है और अब आपको क्विकली एक बार ऑडियो फॉर्मेट में रिवाइज भी करा दिया है। एक बार दोबारा बोलता हूँ आप लोगों के लिए, ज़रा ध्यान से सुनिए। क्या क्वेश्चन पूछेंगे? मैटर्स जो ऑडिटर को कंसिडर करने चाहिए डिटरमाइनिंग वेदर अ डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन आईसी कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो 3 तो आप ऐसे याद रखेंगे, मटीरियल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड एंड एस्टिमेट्स। ओके, उसके बाद आप लोग क्या याद रखने वाले हैं? अमाउंट, उसके बाद वॉल्यूम, एंड देन हमारे पास आएगा कॉज एंड फ्रीक्वेंसी एंड डेफिशिएंसी इंटरैक्शन। एक पॉइंट इसके अंदर छूट जाता है, वो कौन सा? एक जेनरिक पॉइंट है, इंपॉर्टेंस टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अगर कोई डेफिशिएंसी, कोई ऐसी चीज़ है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके कंट्रोल में डेफिशिएंसी है तो वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन जाएगी। फिर से सुनिए, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और उसके कंट्रोल में डेफिशिएंसी है तो वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की तरफ इशारा कर रही है। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? फ्रॉड प्रिवेंशन। फ्रॉड प्रिवेंशन को लेकर कोई डेफिशिएंसी है, इशारा है कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी। अनयूजुअल बिजनेस ट्रांजैक्शन, याद है, अमालगमेशन, मर्जर, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एटसेट्रा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, अनयूजुअल बिजनेस ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब यहाँ पे इनके कंट्रोल में होने वाली डेफिशिएंसी क्या बन जाएगी? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन जाएगी। चलिए आइए नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं, वो है इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। ओके, इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा बताइए क्या इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि भाई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। बहुत आसान है, पहला रिस्क से शुरू कीजिए। रिस्क असेसमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। तो अगर रिस्क असेसमेंट प्रॉपर नहीं होता है एंटिटी में, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की तरफ इशारा है, इंडिकेटर है। अगर रिस्क आइडेंटिफिकेशन जो है
वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की तरफ इशारा है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, रिस्क असेसमेंट मतलब एंटिटी रिस्क असेस करती नहीं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेस तो करती है लेकिन रिस्क आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। ओके, एंड रिस्क रिस्पॉन्स, अगर सिग्निफिकेंट अगर रिस्क को प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर पाती एंटिटी, तो ये 3 इंडिकेटर हो गए रिस्क से रिलेटेड। देन उसके बाद आता है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन को ओवरसी नहीं कर रही है, जबकि मैनेजमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू ओवरसी दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन प्रोसेस, तो मैनेजमेंट ओवरसाइट। देन उसके बाद दूसरा होता है मिस स्टेटमेंट, ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट मिल गई लेकिन एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल ना उसे पकड़ पा रहा था, उस मिस स्टेटमेंट को ना करेक्ट कर पा रहा था। ओके, तो फिर से रिस्क असेसमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क रिस्पॉन्स, मैनेजमेंट ओवरसाइट एंड मिस स्टेटमेंट्स नॉट कॉट बाय द आईसी बट कॉट बाय द ऑडिटर। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है, वही 5 एलिमेंट्स जो मैंने आपको शुरू में बताए थे कि कंट्रोल एनवायरनमेंट अगर इनफेक्टिव है तो उससे भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की तरफ इशारा हो रहा है। देन इसी के अंदर एक पॉइंट और आ जाता है लास्ट में, एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव आईसी। एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव आईसी में हम लोग क्या बात करते हैं, नंबर 1, जो सीनियर मैनेजमेंट की ट्रांजैक्शन उनकी स्क्रूटनी नहीं होती, मैनेजमेंट जो है वो फ्रॉड कर रही है इंटरनल कंट्रोल को बाईपास करके, और मैनेजमेंट रेमेडियल एक्शन नहीं ले रही है किसके अगेंस्ट, जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज मिली है उनके अगेंस्ट। चलिए, तो ये हमने इंडिकेटर वाला पॉइंट भी कवर कर लिया। देन एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है कि भाई ऑडिटर को क्या करना चाहिए। पहले तो ऑडिट करते समय ऑडिटर को डिटरमाइन करना चाहिए कोई डेफिशिएंसी मिली क्या, और फिर उसे डिटरमाइन करना चाहिए कि वो जो मिली वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है क्या। अब जो मिली वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है क्या, उसमें ये इंडिकेटर और मैटर जो है वो कंसिडर करता है कि भाई जो डेफिशिएंसी मिली है वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है क्या। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड इज कम्युनिकेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन आईसी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है वो ऑडिटर बताएगा, जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है आईसी के अंदर वो ऑडिटर इन्फॉर्म करेगा, कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को इन राइटिंग ऑन अ टाइमली बेसिस। ऐसे ही सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट किया जाएगा टू द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, टू द मैनेजमेंट हैविंग एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी टीसीडब्ल्यूजी को भी और मैनेजमेंट को भी। मैनेजमेंट में ये जरूर लिख दीजिएगा एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ टाइमली बेसिस इन राइटिंग। याद रखिए अगर आप टीसीडब्ल्यूजी को कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करना जा रहे हैं तो आप लोग मैनेजमेंट को भी वो कम्युनिकेट करेंगे, अनलेस इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द मैनेजमेंट। याद रखिएगा, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको क्लास के अंदर कि भाई कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे ये इनअप्रोप्रिएट होगा कि हम मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करें सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन आईसीज विच वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, है ना। तो ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का कम्युनिकेशन हो गया। नाउ मैनेजमेंट को हमें और भी गाइडेंस दी गई है स्टैंडर्ड में कि वी शुड आल्सो कम्युनिकेट अदर डेफिशिएंसी इन आईसी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट टू द मैनेजमेंट दैट हैव नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट बाय अदर पार्टीज। क्लाउड वाला एग्जांपल आपको याद आना चाहिए। तो याद रखिए कि हमने मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज भी इन्फॉर्म करनी है, अदर डेफिशिएंसीज भी कम्युनिकेट करनी है जो मैनेजमेंट को किसी थर्ड पार्टी ने कम्युनिकेट नहीं करी, राइट। और ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में वो इतनी इंपॉर्टेंस रखती थी कि भाई उसमें मैनेजमेंट की अटेंशन लाई जाए। ओके, मैं पूरा पार्ट एक बार कम्युनिकेशन वाला रिपीट करता हूं अभी तक जो मैंने आपको बताया। नंबर 1, आपने क्या करना है एज अ ऑडिटर, यू हैव टू कम्युनिकेट द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन आईसी टू टीसीडब्ल्यूजी इन राइटिंग एंड ऑन अ टाइमली बेसिस। सेम हैज टू बी डन विद द मैनेजमेंट, बट मैनेजमेंट के साथ एक फ्रेज और जोड़ दीजिएगा, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली मैनेजमेंट होनी चाहिए इन राइटिंग ऑन अ टाइमली बेसिस, राइट। बस मैनेजमेंट की एक एक्सेप्शन है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट अनलेस should not be communicated to the management if it is inappropriate to communicate directly to the management in the circumstances। तो वो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट रहेगी। ऑडिटर शुड ऑल्सो कम्युनिकेट अदर डेफिशिएंसीज, क्लाउड वाला एग्जांपल, दैट हैव नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट बाय अदर पार्टीज एंड in the auditor professional judgment are of sufficient importance to merit the attention of the management। Now उसके बाद अब हमने एक काम क्या किया, एक काम हमने ये करना है कि भाई ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर को अपने रिटर्न कम्युनिकेशन जो कर रहा है उसके अंदर क्या होना चाहिए। इस पे क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। सो ऑडिटर सबसे पहले डेफिशिएंसी का डिस्क्रिप्शन देगा, उसके पोटेंशियल इफेक्ट बताएगा और सजेशंस देगा उसको इंप्रूव करने की। तो डिस्क्रिप्शन, इफेक्ट्स एंड सजेशंस टू इंप्रूव, एंड साथ साथ में वो टीसीडब्ल्यूजी को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देगा, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देगा सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। तो 4 बातें याद रखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी, एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल इफेक्ट, ओके, सजेशन टू इंप्रूव द डेफिशिएंसी, ओके, एंड लास्ट में हम लोग क्या बताएंगे, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन सो दैट टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। अच्छा जी, अब ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन में 3 बातें लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, ऑडिट का पर्पस था टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 2, ऑडिट में हमने क्या इंक्लूड किया, ऑडिट में हमने इंक्लूड किया
कंसिडरेशन ऑफ आईसी विच वर रेलिवेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने उन आईसीज को कंसिडर किया है विच वर रेलिवेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हम लोग अपने ऑडिट प्रोसेस डिजाइन कर पाएं। लेकिन हमने इंटरनल कंट्रोल को कंसिडर नहीं किया है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी। हमने इंटरनल कंट्रोल को कंसिडर नहीं किया है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी। ओके, कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूं मैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन समझाने के लिए नंबर 1 आप बताएंगे ऑडिट का पर्पस क्या था, नंबर 2 आप बताएंगे मैंने ऑडिट में आईसी को कंसिडर किया है फॉर आईसी विच इज रेलेवेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि मैं अपने ऑडिट प्रोसेस डिजाइन कर पाऊं। लेकिन मैंने ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करने के लिए मैंने आईसी पे ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए आईसी को कंसिडर नहीं किया है। एंड ये वो मैटर्स हैं, दीज मैटर्स आर लिमिटेड टू दोज डेफिशिएंसीज, ये वो डेफिशिएंसीज हैं, दीज आर लिमिटेड टू दोज डेफिशिएंसी जो ऑडिटर को आइडेंटिफाई हो गई ड्यूरिंग द ऑडिट, और ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि भाई ये सफिशिएंट इंपॉर्टेंस रखते हैं टू मेरिट बीइंग रिपोर्टेड टू टीसीडब्ल्यूजी। याद रखिए वो मैटर्स हैं, दीज आर लिमिटेड टू दोज डेफिशिएंसीज जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर ली ड्यूरिंग द ऑडिट, और ऑडिटर ने कंक्लूड किया है कि भाई इनकी इंपॉर्टेंस इतनी थी कि मैं टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करूं। राइट, तो ये हमारा स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे आके हो जाता है समाप्त। लगभग 15 मिनट का ऑडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। एक आधा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कशन फॉर्मेट में ले लेते हैं। तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपने रिव्यू किया आईसी ओवर इन्वेंट्री को एज अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ कंपनी। अच्छा जी, और आपको दिखा कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो कंडक्ट नहीं हो रही है रेगुलर इंटरवल्स पे, जो मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई थी वो एज पर दैट पॉलिसी फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो नहीं की जा रही है। ऑडिटर ने देखा कि भाई ये तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आईसी पे, और उसने मैनेजमेंट को पॉइंट आउट कर दिया एक लाइन लिख के कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री जो है वो कंडक्ट नहीं की जा रही है रेगुलर इंटरवल पे एज स्टिपुलेटेड बाय मैनेजमेंट। राइट, तो अब आपसे पूछेंगे क्या ये कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर है? आपने स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर करना है। स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की बात हो रही है, तो उसको इग्नोर करते हुए चलिए। अब आपने आंसर कैसे लिखना है? तो आप बताएंगे देखो भाई, जब आप सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेट नहीं करनी है, आपको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का एक तो डिस्क्रिप्शन देना है, उसके पोटेंशियल इफेक्ट समझाने हैं, साथ साथ में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देनी है टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन एंड देयरफॉर द कम्युनिकेशन इज नॉट प्रॉपर। और इसके बाद याद रखिए आपने सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेट कर, मतलब अब इसको मैं क्वेश्चन से रिलेट करूंगा कि देखिए कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन क्या होगा कि आपको पोटेंशियल इफेक्ट बताना पड़ेगा कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री आप नहीं कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे एज स्टिपुलेटेड बाय मैनेजमेंट, उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या होगा। राइट, और साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, जैसे कि उसका इंपैक्ट आपकी डायरेक्टली आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू पे आ सकता है, और उसका इंपैक्ट जो है आपके प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पे भी आ सकता है। राइट, और साथ में आप लोग ये भी बता के आएंगे जो मैंने बताया था सजेशन, आप लोगों को इंपॉर्टेंस हाईलाइट करनी है कि भाई क्यों फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इट शुड बी स्टेटेड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फिक्स्ड फॉर अ कंसर्न पर्सन फॉर स्टिकिंग टू अधेरिंग टू सच एन इंपॉर्टेंट कंट्रोल। ओके, चलिए, तो ये हमारा पूरा का पूरा स्टैंडर्ड विद क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ ऑडिट पॉडकास्ट को आप लोग अगर सुन रहे हैं तो उसे 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दीजिएगा जिस भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे आप लोग सुन रहे हैं। ओके, एंड edu91.org विजिट कीजिए। सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल दोनों के लिए ऑडिटिंग की क्लासेस अवेलेबल हैं। हम लोगों ने एक स्टडी सिस्टम बनाया है आपके लिए। क्लासेस तो मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि आप लोग क्लासेस समझते हैं, अदरवाइज वी हैव क्रिएटेड अ इकोसिस्टम जिसमें आप लोग आएंगे और आप लोगों को क्लासेस के साथ साथ आपकी डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हम आप लोगों के लिए डेवलप करते रहते हैं। आइए एंजॉय कीजिए, सीखिए, सीए बनिए जल्दी से अपनी जर्नी में। हमें भी थोड़ा सा हिस्सा लेने दीजिए, और साथ साथ में हिस्सा लेने दीजिए मतलब हम भी चाहते हैं यार, हम आपके साथ जुड़े हैं। जल्दी से सीए बनिए, माता पिता की जो सपने हैं उनको पूरा कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने टीचर्स के सपनों को पूरा कीजिए, है ना। चलिए, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ, हर उस व्यक्ति के साथ जो मेहनत कर रहा है, जो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। एफर्ट्स आपके मीडियोकर नहीं होने चाहिए।